नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मेरा नाम है सुरेंद्र और मैंने यह वीडियो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए तैयार की है। कृपया इसे पूरा देखें और अधूरे ज्ञान से बचें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक है कॉपीराइट एक्ट और इसका प्रारंभ। जब कोई भी व्यक्ति अपनी बौद्धिक संपत्ति या कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उसने अपनी बुद्धि के बल पर बनाई हो, जैसे कोई भी यूनिक आर्ट या इन्वेंशन, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उसे इसका पूर्ण इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। लेकिन कभी ना कभी इनका कोई अन्य भी बिना अनुमति के इस्तेमाल कर लेता है, जो कि कॉपीराइट होल्डर के लिए सही नहीं है। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को अनऑथराइज्ड यूजेस से बचाने के लिए कॉपीराइट एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट की शुरुआत विश्व में सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में 16th सेंचुरी से हुई, जो साहित्य के क्षेत्र में थी। इसकी ज़रूरत समय के साथ अन्य क्षेत्रों में पड़ती गई और आज यह हर क्षेत्र में लागू है, जैसे साहित्य, ऑडियो विजुअल आर्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा। आज यह हर फील्ड में हर ऑथर के वर्क को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। भारत में यह सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा सन 1847 में लागू किया गया था। वर्तमान कॉपीराइट एक्ट भारत में आज़ादी के 10 साल बाद सन 1957 में लाया गया, इसलिए इसे कॉपीराइट एक्ट 1957 के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान कॉपीराइट एक्ट 1957 की। इसके तहत किसी भी कंटेंट का ओनर ऑथर की डेथ के 60 साल बाद तक रह सकता है। इसके बाद यह पब्लिक डोमेन में ही आ जाती है। इस एक्ट में केस की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में ही होती है और बात पनिशमेंट की जाए तो इसका पहली बार उल्लंघन करने पर 6 माह की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना, और दूसरी या उससे अधिक बार उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना देय होता है। ज़्यादातर सभी कॉपीज कॉपीराइट होल्डर को सौंप दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑथर और कॉपीराइट ओनर के अलावा इन कंटेंट्स का उपयोग कोई नहीं कर सकता। कुछ शर्तों पर इनका उपयोग किया जा सकता है, जिसे इस एक्ट में फेयर यूज कहते हैं। कुछ शर्तें देखकर, जैसे उपयोग का मकसद क्या है, जिस काम के लिए उपयोग किया जा रहा है उसका क्या नेचर है, कितनी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, इससे कॉपी किए जाने से ओरिजिनल वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फेयर यूज के कुछ पर्पस हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए, कमेंटिंग के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए, नॉन पेइंग ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस के लिए, साहित्य के लिए, साउंड रिकॉर्डिंग्स में, नाटक और संगीत कार्य के लिए भी। कॉपीराइट एक्ट 1957 के समझने के लिए हम 2 केस एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट, SCIL जो एसोसिएट्स विथ टी सीरीज है वर्सेस गूगल एंड यूट्यूब। इस केस में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कहना था कि यूट्यूब एंड गूगल वेबसाइट्स पर SCIL का कंटेंट बिना उनकी परमिशन के अपलोड किया गया है, और उनका यह भी कहना था कि गूगल एंड यूट्यूब का बिजनेस मॉडल दूसरों के ऑडियो विजुअल वर्क को उनकी वेबसाइट्स पर अपलोड करके पैसा कमाना है, वो भी बिना ओनर को रॉयल्टी चुकाए, जो कि जग जाहिर था। इस केस में कोर्ट ने गूगल एंड यूट्यूब को दोषी करार दिया और अनऑथराइज्ड कंटेंट को यूट्यूब एंड गूगल की साइट से डिलीट करने के आदेश दिए। सेकंड केस, यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री साईं गणेश प्रोडक्शंस। इस केस में यश राज फिल्म्स का कहना था कि जब वो बैंड बाजा बारात फिल्म का तमिल तेलुगु लैंग्वेज में रीमेक बनाने वाले थे, तब किसी सोर्स से उन्हें पता लगा कि SSGP प्रोडक्शंस बैंड बाजा बारात से मिलती जुलती फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए लीगल नोटिस SSG प्रोडक्शंस को भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आगे कई नोटिस भेजने के बाद भी SSG प्रोडक्शंस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब फिल्म के रिलीज होने के बाद केस फाइल किया गया, जिसका वर्डिक्ट यश राज फिल्म्स के फेवर में हुआ। इस तरह SCIL एंड यश राज फिल्म्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट से बच जाती है ड्यू टू कॉपीराइट एक्ट 1957। बताने लायक केसेस तो और भी हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए इतने ही काफ़ी हैं।
इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 की डिटेल जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शंस में पीडीएफ की लिंक दी है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसी ही अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।